डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ ब्लड सेल मॉर्फोलॉजी। ब्लड की सेल मॉर्फोलॉजी में क्या इफेक्ट होता है स्टोरेज का ब्लड। अंडरस्टैंडिंग स्टोरेज इंड्यूस्ड आर्टिफैक्ट्स इन आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स फॉर एक्यूरेट रेगुलेटरी डायग्नोसिस। मतलब जब हम ब्लड को स्टोर करते हैं जांच के लिए आने के लिए, तो उस समय स्टोर करने से क्या उसमें आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होते हैं आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में, ताकि अभी जो डायग्नोसिस हमारी बने उसमें कोई चेंजेस ना हो या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो उसमें डिस्कस करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों मैटर करता है? बिकॉज स्टोरेज रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कैन मिमिक डिजीज स्टेट्स लीडिंग टू मिसडायग्नोसिस इफ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लेबोरेटरी स्टाफ। अगर हम इसको स्टोरेज करते हैं ब्लड को, उसकी वजह से क्या होता है, उसके मॉर्फोलॉजी में चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डिजीज होती है, डिजीज स्टेट्स, जो उसकी जो जैसे जो चीज़ होनी है उससे कुछ अलग चीज़ मिल जाए आपको। लेकिन चेंजेस क्यों हुए? वो सिर्फ चेंज हुए थे स्टोरेज की वजह से। ओवरऑल प्रेजेंट नहीं है वो चीज़, लेकिन स्टोर करने से उस सेल में वो चेंजेस हो गए, जिसकी वजह से आप जब डायग्नोसिस बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि डायग्नोसिस आपकी मिसडायग्नोसिस हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ध्यान इस बात को देना होता है स्टाफ को कि वो असेस कर ले कि ये ऐसा तो नहीं है कि स्टोरेज के कारण ही चेंजेस हुए, जबकि ब्लड सैंपल में पहले से नहीं था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? ब्लड सैंपल्स आर कलेक्टेड फॉर सीबीसी, पेरिफेरल स्मीयर एंड ट्रांसफ्यूजन पर्पसेस, ऑल आर सब्जेक्ट टू स्टोरेज इफेक्ट्स। ठीक है, ये सारे जितने ब्लड आप सैंपल कलेक्ट करते हैं इसमें स्टोरेज के लिए इफेक्ट्स हो सकते हैं। एंटीकोगुलेशन अगर इसमें EDTA is the standard anticoagulant storage in EDTA at room temperature of 4 degree centigrade cause progressive morphological changes। EDTA के कारण भी चेंजेस हो सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो सिग्निफिकेंट आर्टिफैक्ट्स विदिन 1 to 2 hours at room temperature, some changes appear within 30 minutes of collections। कुछ चेंजेस 30 मिनट के बाद, बाकी जो चेंजेस अगर है लंबे समय तक रखते हैं 1 से 2 घंटे बाद, तो और ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल की बात करें तो रिकॉग्नाइजिंग स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स to distinguish true pathology from pre-analytical variations in reports। तो अगर हम उस चीज़ को पहले से सही से असेसमेंट करें तो हम ये बात में जान सकते हैं कि स्टोरेज के कारण ही ये दिक्कत हुई, तो हम उसको सही से असेसमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन एंड एंटीकोगुलेंट्स की बात करें तो रूम टेम्परेचर, जिसको 18 से 25 डिग्री कहते हैं, इसमें एंटीकोगुलेंट की EDTA या रिपेयरिंग होता है। मैक्सिमम टाइम इसका 2 to 4 आवर्स और मैक्सिमम 6 आवर्स हो सकता है। स्टोरेज चेंजेस क्या होंगे? CBC क्लीनेशंस begins at 2 hour, WBC nuclear coagulation, platelet swelling and shake, loss and rest of falls results beyond 4 hours। तो स्टैंडर्ड फॉर रूटीन CBC morphology smear should be made less than 2 hours। मतलब 2 घंटे में ब्लड से स्मीयर का टेस्ट कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसकी मॉर्फोलॉजी में चेंज हो सकता है। फिर बात करेंगे रेफ्रिजरेटेड 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड एंटीकोगुलेंट, इसमें EDTA प्रेफर्ड होता है। मैक्सिमम टाइम इसमें 24 to 48 आवर्स। स्टोरेज चेंजेस क्या होगा? प्लेटलेट क्लम्प कर जाएगी, RBC शेप्स प्रिजर्व लॉन्गर, WBC न्यूक्लियर काइरोहाइसिस एंड मोनोसाइट वैक्यूलेशन एक्सीलरेटेड। इसमें क्या करना है? प्रेफर्ड फॉर एक्सटेंडेड स्टोरेज डिलेज ड्यू टू बट डज नॉट प्रिवेंट चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट फ्रोजन की बात करें तो -20 से लेकर -80 तक एंटीकोगुलेंट, इसमें EDTA, साइक्लेट और ACD। स्टोरेज जो है इसमें मैक्सिमम टाइम जो स्टोर का होता है मंथ्स टू ईयर्स होता है। स्टोरेज चेंजेस की बात करें तो सीवियर RBC, lost formation, lies WBCs on top and platelets non-functional, used only for plasma and serology, not suitable for morphology study। जब कभी भी अगर ये इतने लंबे समय तक इतने लोअर टेम्परेचर में रखते हैं तो ये मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए सुटेबल सैंपल नहीं होता है। हेमोलाइसिस अकर्स ऑन ट्रायल, हेमोलाइसिस हो सकता है जिसकी वजह से आपका एक्यूरेट फाइंडिंग्स किसी भी लेवल पे आसान नहीं होती। इफेक्ट्स ऑफ स्टोरेज और रेड ब्लड सेल्स मॉर्फोलॉजी, 1 घंटे के अंदर डिस्कोसाइट दैट इज नॉर्मल बाइकॉन्केव मॉर्फोलॉजी मेंटेन, एक्यूरेट रिपोर्टिंग पॉसिबल है इसमें। फिर 1 से 2 घंटे पे स्टोमेटोसाइट, लॉस ऑफ बाइकॉन्केविटी, माउथ लाइक स्टोमा, सेंट्रल पैला ड्यू टू बॉडी मेम्ब्रेन लिपिड चेंजेस। 2 to 4 hours gynocyte, that is called blood cells, prenation within 10 to 30 early stage spicules, most common
4 to 6 आवर्स की बात करें तो इसको बोलता है कैंथोसाइट। इरेगुलर स्पिक्यूल्स ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड स्पेसिंग रिजेंबल्स पैथोलॉजिकल कैंथोसाइटोसिस। अगर 6 आवर्स में है तो इसको स्टेरोसाइट या घोस्ट कहते हैं। इरिवर्सिबल स्पेयरिंग, इसकी स्पेयरिंग जो होती है इरिवर्सिबल हो जाती है। लॉस ऑफ सेक्टर पहला घोस्ट सेल जिसको कहते हैं एम्प्टी मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती इसलिए इसको घोस्ट सेल कहते हैं विद सीवियर स्टोरेज। फॉर 24 आवर्स से अब अगर है तो नीजोसाइट जिसको साइटोसाइट लाइक कहते हैं, फ्रैगमेंटेड लुकिंग शेप्स, पिक्सर्ड फॉर्म्स एंड एक मिसइंटरप्रिटेशन रिस्क फॉर माइक्रो एंजियोपैथिक एनीमिया। तो इस अलग-अलग केसेस में अलग-अलग तरीके से चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से डायग्नोसिस दिक्कत कर सकती है आपको। मैकेनिज्म ऑफ फार्मेसी स्टोरेज चेंजेस की क्या है? बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी डिप्लीशन, फिर लिपिड पेरोक्सीडेशन, एक्सपेक्टेड डिग्रेडेशन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन एंड पीएच ड्रॉप, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। लॉस ऑफ एटीपी डिस्टर्ब सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज पंप, इसकी वजह से सेल स्वेलिंग होगी, फिर उसकी वजह से शेप लॉस होगा। अगर लिपिड पेरोक्सीडेशन है, क्रॉस ऑक्सीडेज मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स चेंजेस इनटू मेम्ब्रेन रिजिडिटी एंड फ्रैगमेंटेशन। रिजिडिटी चेंज होगी फिर फ्रैगमेंटेशन मतलब टूट जाएगी। स्पेक्ट्रम डिग्रेडेशन की बात करें तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन ऑक्सीडेशन के कारण लॉस ऑफ बाइकॉन्केव शेप और उसकी वजह से स्पेयरिंग में आ जाएगी। हीमोग्लोबिन ऑक्सीडेशन, हीमोग्लोबिन सेपरेट हीमोग्लोबिन फिर हेंज बॉडी प्रोडक्शंस दैट फॉर्म्स द घोस्ट सेल फॉर्मेशन एट लेट स्टेज। और पीएच ड्रॉप की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, एसिडिफिकेशन एंजाइम डिसफंक्शंस कर सकते हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रोग्रेशंस टाइमलाइन की बात करें तो 0 आवर में नॉर्मल डिस्कोसाइट, 1 आवर में स्टेरोसाइट, 2 to 4 आवर्स में इसको पैनोसाइट एक्टिवेशन कहते हैं, 4 to 6 आवर्स में कैंथोसाइट, मोर देन 6 आवर में स्टेरोसाइट और 24 घंटे से ज़्यादा है तो घोस्ट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इफेक्ट ऑफ स्टोरेज और डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन, इसमें लोब्स मोर देन 5 लोब्स हो जाते हैं। स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स वर्सेस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये अगर मेगालोब्लास्टिक है तो थोड़ा सा चेंजेस अलग होगा क्योंकि ये एक तरीके से इरेगुलर चेंजेस एक तरीके से आप मान सकते हैं। न्यूक्लियर माइकोसिस एंड कैरियोटैक्सिस आफ्टर 6 to 12 आवर, साइटोप्लाज्मिक वाइब्रेशन लिंकिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लॉस ऑफ इम्यून सेल, साइटोप्लाज्मिक डिग्रेडेशन। लिम्फोसाइट की बात करें तो न्यूक्लियर पॉपुलेशन, साइटोप्लाज्मिक क्लैटिंग, स्पीयर सेल्स फॉर्मेशन एंड क्रोमैटिन क्लम्पिंग हो सकती है। मोनोसाइट्स की बात करें तो मैकुलेशन, न्यूक्लियर कंडेंसेशन, साइटोप्लाज्मिक स्यूडोपोड फॉर्मेशन एंड स्टोरेज वैक्यूम मिस्टेकन मोनोसाइट्स में क्रिएट होता है। एस्ट्रोफिल एंड बेसोफिल की बात करें तो ग्रेन्यूल लॉस, साइटोप्लाज्मिक पैटर्न, न्यूक्लियर कंडेंसेशन, बेसोफिल granules dissolve rapidly in water and difficult to identify after 4 to 6 hours। 4 से 6 घंटे बाद इसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। बात करें प्लेटलेट्स की, इफेक्ट ऑफ स्टोरेज और प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी। 30 मिनट के अंदर डिस्क्राइब्ड शेप, 30 मिनट से अबव शेप चेंज डिस्क्राइब्ड टू स्फेरिकल, फिर 2 to 4 आवर्स में स्यूडोपोड फॉर्मेशन, 4 to 8 आवर में डिग्रेडेशन और मोर देन 8 आवर्स में जायंट प्लेटलेट्स क्लॉपिंग होती है। तो स्पेशल प्लेटलेट स्टोरेज जो इश्यूज होते हैं, ईडीपीए इंड्यूस्ड क्लॉपिंग होती है, प्लेटलेट स्टेनोसिस होती है, जायंट प्लेटलेट आर्टिफैक्ट्स, फंक्शनल चेंजेस और ब्लड बैंक स्टोरेज प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से स्पेशल केसेस में प्लेटलेट के स्टोरेज इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब बात करेंगे स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स वर्सेस ट्रू पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ये कैसे पता करेंगे कि स्टोरेज आर्टिफैक्ट है या ट्रू पैथोलॉजिकल चेंजेस है। तो इसके लिए मॉर्फोलॉजी, स्टोरेज इफेक्ट, ट्रू पैथोलॉजी और की डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एकानोसाइट है, स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स स्टोरेज इन पीडीटी मोर देन 2 आवर। ट्रू पैथोलॉजी क्या है? यूरेमिया, लिवर डिजीज, पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी। की डिफरेंशिएशन क्या है? रिवर्स इंफ्रेस आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड क्लिनेशंस यूनिफॉर्म। स्पेरोसाइट की बात करें तो लॉन्ग स्टोरेज अगर 6 आवर्स से ज़्यादा है तो हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस AIHA कॉज। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स स्टोरेज अगर मोर देन 6 आवर है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड माइलोडिस्प्लेसिया। मैकुलेटेड मोनोसाइट्स की बात करें तो वीकली स्टोरेज अगर मोर देन 30 मिनट्स है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या टॉक्सिक डिग्रेडेशन। अगर इसको डी डिफरेंशिएटर के थ्रू आप डिफरेंशिएट करें तो फ्रेश स्पीयर मैंडेटरी
कपलिंग की बात करें तो EDTA induced at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, it is true pathology is true thrombocytopenia, that is called DIC, इसको बोलते हैं disseminated intracoagulopathy। यानी इसमें क्या है, रिपीटिंग साइटेड और विजुअल स्मेयर के थ्रू आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जायंट प्लेटलेट्स swelling after more than 4 hours storage, ITP-MYM disorders, बर्नार्ड सोलियर, ये सारी डिजीजेस जो होती हैं प्लेटलेट्स में अगर चेंजेस होते हैं तो इमीडिएट स्मीयर प्रिपरेशन रिकमेंडेड है। उसके साथ साथ दोबारा से एक बार चेक करें और उस सारी चीज़ों को आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टोरेज, इफेक्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ पेरिफेरल ब्लड फिल्म प्रिपरेशंस, व्हाई कैरी पैटर्न्स फॉर फिल्म प्रिपरेशन, ऑप्टिमल विंडो, प्रिपेयर विदिन 1 to 2 hours ऑफ कलेक्शन फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस प्रिपरेशन। आप इसी स्प्रेडिंग के लिए बात करें तो स्टोर ब्लड स्प्रेड्स मोर रैपिडली, थिनर फिल्म्स विद मोर artifactual formation in adhesions, WBC deterioration, neutrophil nuclear lobes and lymphocyte chromatin patterns are altered after 4 to 6 hours, and staining quality की बात करें तो stored samples stain differently, Randowski dyes may produce pale WBC and bluish background, Knowlex formation accelerates with fermentation increase in stored samples, important to distinguish from true manipulations। कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अगर रखने से, स्टोरेज करने से जो चेंजेस हो रहे हैं वो अगर किसी बाहर की चीज़ें मिलाते हैं, उसमें कोई एजेंट मिलाते हैं तो वो दोनों से डिफ्रेंशिएट आसानी से आप कर सकते हैं कैसे। फिर उसके बाद lab smear with time of collection and time of preparation, comment on sample quality and related reporting morphology। जब भी देर हो तो इन्फॉर्म जरूर करें, सैंपल अगर आया है और आपके पास रुका हुआ है तो और देर से जांच लगा रहे हैं तो आप उसकी सूचना जरूर दें। एंड रिपीट कलेक्शन, जरूरत है तो फिर रिपीट कलेक्शन करें। और प्लेटलेट मॉर्फोलॉजी प्रिपेयर विद इन 30 मिनट्स ऑफ कलेक्शन, प्लेटलेट के लिए 30 मिनट के अंदर हर हाल में आप चेकिंग लगा लो उसमें। और ये स्टोरेज के ऑटोमेटेड CBC पैरामीटर्स के लिए इफेक्ट्स है। CBC पैरामीटर में प्लेटलेट, MCD, MCHC, WBC डिफरेंशिएट, हेमाटोक्रिट एंड RDW। डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ चेंज, फॉल स्लो, टाइम ऑनसेट लेस देन 1 hour, मैकेनिज्म EDTA जॉम्पिंग एंड स्टेरोसिस, एंड क्लिनिकल इम्पैक्ट क्या होता है इसका, सिंड्रोम शो करता है। FCD अगर इंक्रीज है 2 से 4 घंटे का ऑनसेट है, RBC स्वेलिंग ड्यू टू सोडियम आयन फ्लक्स, इसके कारण क्या होगा, ओवर एस्टिमेशन ऑफ सेल साइज होगा। MCH और MCHC अगर इंक्रीज है 4 से 6 घंटे का ऑनसेट है, फिर हीमोग्लोबिन लीकेज फ्रॉम सॉलिड RBC, ये क्या शो करेगा, एपेरेंट हाइपोक्रोमिया। फिर WBC काउंट अगर डिक्रीज है 24 घंटे में इसका ऑनसेट है, WBC लाइसेंस स्पेशली लिम्फोसाइट्स अंडर काउंट ऑफ 2 WBC का हो सकती है। WBC डिफरेंशियल में एडल्ट परसेंटेज 4 to 8 अगर है आवर्स इसका ऑनसेट एक्शन, तो न्यूक्लियर डॉमिनेशन हो सकता है, सेल्फ फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, जिसके कारण से स्पूरियस मोनोसाइटोसिस या लिम्फोपीनिया, लिम्फोसाइट्स कम दिखेंगे आपको। हेमाटोक्रिट इंक्रीज अगर है और ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 से 6 घंटे का है तो RBC स्वेलिंग प्रेजेंट होगी और कैलकुलेटेड वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा। ओवर एस्टिमेटेड हाई HC जिसको हेमाटोक्रिट्स कहते हैं और एनालाइजर्स, RDW अगर इंक्रीज है 4 घंटे में तो एनआइसोसाइटोसिस फ्रॉम स्वेलिंग, फॉल्स एनीमिया, जबकि एनीमिया है नहीं लेकिन चूंकि स्वेलिंग हो गया इसलिए वेरिएशंस मिलेगा, उसके कारण से उसको कैलकुलेट नहीं करेगा उसमें, तो आपको नंबर्स उसके कम मिलने के चांसेस होंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में डालती हैं। फिर ब्लड बैंकिंग एनालिसिस कोरिलेशंस में बायोकेमिकल एनालिसिस, बायोकेमिकल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इन स्टोर्ड डोनर ब्लड ड्यूरिंग रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज अप टू 42 days in CPDA 1 4 और 56 days in AS7। मतलब अगर 42 दिन या 56 दिन अधिकतम है, इतने दिन तक आप ब्लड को स्टोर करके रखते हैं तो चेंजेस उसमें मिलते हैं। इसलिए ज़्यादातर आप देखेंगे जो भी स्टोर्ड ब्लड होता है जो ट्रांसफ्यूजन के लिए होते हैं वो 30 डेज के अंदर ही उनको हर हाल में यूज़ कर लेना होता है, नहीं तो फिर उसमें चेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो ये सब बायोकेमिकल चेंजेस है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, एंड क्वालिटी कंट्रोल है, ये
प्रिवेंशन ऑफ स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स एंड क्वालिटी कंट्रोल, उसको रोकने के लिए क्या करना है ये जरूर जान लीजिए। स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट, टाइम का बहुत स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट करिए। मेक पेरिफेरल स्पीयर विदिन 1 to 2 आवर्स ऑफ इनिशियल कलेक्शन, 1 से 2 घंटे में स्पीयर बना लीजिए। रिकॉर्ड कलेक्शन एंड प्रिपरेशन टाइम्स फॉर ऑल स्लाइड्स। नंबर 2, करेक्ट एंटीकोगुलेंट रेशियो, मेंटेन 1:9 एंटीकोगुलेंट to blood ratio improves underfilling, excess anticoagulant, osmotic shrinkage artifacts. Appropriate temperature, store CBC samples at 4 degrees centigrade. If delay more than 2 hours, never freeze EDTA samples intended for morphology. ठीक है? Immediate smear for platelets, platelet morphology requires smear preparation within 30 minutes. Use separate EDTA tube for platelet count if cellulosis is suspected. और दूसरी स्लाइड लगाइए। रिपोर्टिंग कैबिनेट्स की बात करें तो लेबोरेटरी रिपोर्ट शुड नोट स्टोरेज आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंट व्हेन सैंपल्स आर डिलेड, रिपीट कलेक्शन रिपोर्टेड फॉर क्लिनिकल प्रोसीजर। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, रिपोर्ट सही नहीं है तो दोबारा सैंपल लेके आप जांच करें। फिर एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस में पार्टिसिपेट इन ईक्विपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ब्लड मॉर्फोलॉजी रिपोर्टिंग, वैलिडेट एनालाइजर फ्लैग्स अगेंस्ट मैनुअल स्मीयर। And last is effect of storage of blood cell morphology. The storage causes progressive morphological changes in RBCs, WBCs and platelets. RBCs discocyte, stomatocyte, echinocyte, spherocyte and then host cell progression. WBC neutrophil hypersegmentation, monocyte, coagulation unit and infection disease. Platelets की बात करें तो shape change, degranulation, EDTA blocking cause false thrombocytopenia. Peripheral smear must be prepared within 1 to 2 hours of EDTA collection. RBC storage lesion in blood banking affects functions for up to 42 to 65 days and always document sample age, repeat if artifacts compromise clinical interpretation. Finally, a blood film is only as reliable as the conditions under which it was prepared. जिस स्टेज में प्रिपेयर की गई थी उसी समय रिलायबल होती है, लेकिन अगर उसके बाद कुछ घंटों के बाद उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी रिपोर्ट्स में चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी डायग्नोसिस मिसमैनेज हो सकती है, मिसडायग्नोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से एक फॉल्स ट्रीटमेंट भी हम आगे कर सकते हैं, जिसके कारण से पेशेंट की लाइफ